नमस्कार दोस्तों, क्लियर विजन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चन लेके आई हूँ जिन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो मैंने आपसे कल के क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा था 19 मई को किस चक्रवर्ती सम्राट की जयंती मनाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की 19 मई को जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म 1149 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 1248 ईस्वी को हुई थी। इनके जो पिता थे उनका नाम था राजा सोमेश्वर चौहान और माता का नाम था कमला देवी। दोस्तों, इनकी जो राज्य सीमा थी वो दिल्ली के साथ साथ पूर्वी राजस्थान की थी। इन्होंने जो राजधानियां बनाई थी वो एक तो बनाई थी अजमेर, उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर दी थी। तो ये चौहान वंश के बहुत ही चक्रवर्ती राजा थे। इन्हें राय पिथौरा भी बोला जाता था, राय पिथौरा। चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। राजस्थान का राज्यपाल कौन है? ऑप्शन है कल्याण सिंह, कलराज मिश्र, लालजी टंडन, गुरमुख सिंह निहाल। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर कल के वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात संगठन महासंघ यानी कि FIEO के अनुसार इंडियन एक्सपोर्ट्स में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 20% की। FIEO के अनुसार भारतीय निर्यात में 20% की गिरावट है, जो लगभग 50 से 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है कि इतने की गिरावट हुई है। निर्यातकों के शीर्ष निकाय FIEO ने MEIS यानी कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया योजना के तहत अतिरिक्त 2% सहायता प्रदान करने का भी अनुरोध किया है। साथ ही साथ संगठन ने श्रम गहन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त 4% समर्थन का अनुरोध किया है। इसके साथ ही साथ शुल्क क्रेडिट के रूप में भी प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन की भी मांग की गई है। MEIS जो है ये भारत की विदेश व्यापार नीति के तहत ये योजना शुरू की गई थी। यह योजना विश्व बाजार में भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए केंद्रित है। MEIS इस योजना ने फोकस उत्पाद योजना, फोकस मार्केट स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव योजना और विवेश कृषि ग्रामीण योजना की जगह ली है इस एक योजना ने। बता दूं, FIEO की स्थापना वाणिज्य मंत्रालय के तहत की गई थी। यह निर्यात संवर्धन परिषद का प्रमुख निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा छात्रों को JEE, NIT आदि परीक्षाओं के मॉक टेस्ट के लिए कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नेशनल टेस्ट अब है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने ये ऐप लॉन्च की है, इसे विकसित किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में इस ऐप को लॉन्च किया है। इससे जो JEE या फिर NIT परीक्षा देने वाले जो उम्मीदवार हैं उन्हें मॉक टेस्ट देने में आसानी होगी, क्योंकि लॉकडाउन है, सब अपने घरों में हैं और कोचिंगें भी नहीं चल रही हैं, कोचिंग बंद है। इस ऐप के जरिए स्टूडेंट्स घर पे रह के ही मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकेंगे। ये ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेगा और इससे छात्रों को टेस्ट लेने के बाद तुरंत रिजल्ट भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इससे आवेदन का उद्देश्य उम्मीदवारों को अपने घर से उच्च गुणवत्ता वाले मॉक टेस्ट लेने में भी मदद कराई जाएगी। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों संस्करण में उपलब्ध है। बता दूं, JEE मेंस की जो परीक्षा है ये 18 से लेकर 23 जुलाई के बीच होगी। साथ ही साथ NIT की जो परीक्षा है ये 26 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इससे जो छात्र ये परीक्षाएं देंगे उनके लिए मॉक टेस्ट देने का अवसर है इस ऐप के तहत।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ये देश में प्रतियोगी परीक्षा आयोजन कराती है। इसमें जेई, गेट जो कि इंजीनियरिंग के बाद दिया जाता है, नीट, जीपैट, यूजीसी, कैट, एनईटी, ये सभी परीक्षाएं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी करवाता है। इसे भारतीय समाज पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एक स्वायत्त संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेव द बीज या फिर मधुमक्खियों को बचाओ। हर साल 20 मई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। 2018 में आधिकारिक समारोह शुरू हुआ था। विश्व मधुमक्खी दिवस को स्लोवेनियाई एपीकल्चर अग्रणी हैं एंटोन जानसा, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम सेव द बीज है। परागण को चिड़िया, तितलियां, चमगादड़ के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी ये दिवस मनाया जाता है। बता दूं 2020 में COP पार्टियों का एक सम्मेलन था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पॉलिनेटर पहल की शुरुआत की गई थी। मधुमक्खियां सबसे बड़ी परागणक होती हैं। वर्तमान में निवास के नुकसान, परजीवी, बीमारियां और कृषि कीटनाशकों के कारण ये बहुत ज्यादा खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लगभग 35% विश्व की जो कृषि है वो अभी भी परागणकों पर निर्भर है, यानी कि पॉलिनेटर्स पर निर्भर है। इंटरनेशनल पॉलिनेटर इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य समन्वित विश्वव्यापी कार्यवाही को बढ़ावा देना है, जिसके जरिए कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि CBD के तहत इसे लॉन्च किया गया है और यह पहल 2030 तक चलने वाली है, जिसका भारत भी एक हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कितने पावर का लोकोमोटिव इंजन का परिचालन किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1200 हॉर्स पावर। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। यह ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से बरवाडी तक गई। इसमें टोटल वैगन जो जुड़े थे वो 118 थे। भारत के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि भारत दुनिया का छठा ऐसा देश बन चुका है जो स्वदेश में ही ज्यादा हॉर्स पावर का इंजन बनाने वाला देश बना है और ये उन देशों के क्लब में भी शामिल हो चुका है जो अपने देश में ही ज्यादा से ज्यादा हॉर्स पावर के इंजन का निर्माण कर रहे हैं। इसका निर्माण मधेपुरा जो कि बिहार में स्थित है, मधेपुरा बिहार में रेल इंजन फैक्ट्री में इसका निर्माण किया गया है। इस निर्माण परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो 2018 में शुरू हुई थी। इसे 10 अप्रैल 2018 को PM मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। बता दूं दोस्तों, यह जो लोकोमोटिव है इसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। साथ ही साथ ये 6000 टन का भार ले जाने में भी सक्षम है। इस लोकोमोटिव को 74% भारत और 26% फ्रांस की हिस्सेदारी में बनाया गया है। भारतीय फ्रांसीसी परियोजना के तहत लगभग 2020 तक 4 लोकोमोटिव वितरित किए जाने थे। 2019-20 में लगभग 35, 2020-21 में लगभग 60 और 11 साल की लंबी डिलीवरी के अंत तक हर साल लगभग 100 लोकोमोटिव डिलीवरी इस योजना के तहत किए जाने थे। बता दूं, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये FDI के तहत भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके साथ ही साथ भारतीय रेलवे ने 11 साल की अवधि के लिए लगभग 1000 डीजल लोकोमोटिव जो कि डीजल से चलते हैं, इन लोकोमोटिव की आपूर्ति करने के लिए अमेरिकी
कॉन्ग्लोमरेट जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भी समझौता किया है, वो भी एफडीआई के ही तहत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने नियमों का पालन न करने पर कितने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज यानी कि एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 14। हाल ही में आरबीआई ने आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45(1) के सेक्शन ए के तहत जितने भी नियमों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं उन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इनका रजिस्ट्रेशन रद्द होने के चलते मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद, कोलकाता, हरियाणा, पंजाब, अमृतसर यहाँ के कई सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द हो चुके हैं। साथ ही साथ आरबीआई ने बताया है कि ये इस एक्ट के तहत कार्य नहीं कर रही थी, समय समय पर इन पर कार्यवाही भी की जा रही थी। बता दूं दोस्तों 2019 में आरबीआई ने लगभग 1851 एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया था। इससे पहले 2018 में लगभग 224 और 2017 में लगभग 169 एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया था आरबीआई ने। इसके अलावा 9 एनबीएफसी ने खुद सरेंडर किया है, जिनमें मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, राजकोट, नई दिल्ली और बेंगलुरु की कुछ एनबीएफसी कंपनीज शामिल हैं, जिन्होंने खुद आरबीआई को सरेंडर कर दिया है ताकि वो उसका लाइसेंस खुद ना रद्द करें। बता दूं लॉकडाउन में एनबीएफसी के सामने बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आरबीआई ने कर्जदारों को मोराटोरियम की भी सुविधा दे रखी है। बाजार में उधार की मांग नहीं है, ऐसे में छोटी मोटी एनबीएफसीज हैं वो बाजार में अब नहीं टिक पाएंगी और आरबीआई को उनका लाइसेंस रद्द करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल ने अपने नए नक्शे यानी कि मैप में भारत के किन हिस्सों को शामिल दिखाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेपाल के नए नक्शे में नेपाल के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में बदलाव है। इसमें 8 मई को भारत ने एक लिपुलेख धाराचूला मार्ग का उद्घाटन किया था ताकि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो आसान हो सके, उसमें कुछ किलोमीटर की कमी आ सके, जिसके चलते नेपाल ने उस पर आपत्ति जताई है कि कुछ क्षेत्र जो नेपाल में आते हैं वो भारत ने अपनी सीमा में दर्शाए हैं। इसके चलते नेपाल ने अब अपना नया नक्शा लॉन्च किया है, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी जो कि भारत के हिस्से हैं वो अब नेपाल की सीमा में आते हैं। जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिपुलेख भारत में आता है, हालांकि नेपाल ये क्लेम कर रहा है कि लिपुलेख नेपाल में ही आता है। बता दूं भारत ने अपना नया राजनीतिक नक्शा 2 नवंबर 2019 को जारी किया था, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुना और कालापानी ये भारत के हिस्से थे। उस समय भी नेपाल ने आपत्ति जताई थी। बता दूं दोस्तों कब से ये विवाद चल रहा है? ये विवाद लगभग 1816 से चल रहा है, जब नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद सुगौली समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। नेपाल ने यह दावा किया है कि सुगौली समझौता के आधार पर मिथिला का जो क्षेत्र है भारत से अलग होकर नेपाल के अधिकार में चला गया। इस भाग को नेपाल में मिथिला कहा जाता है। इसमें काली नदी को भी भारत और नेपाल के पश्चिमी सीमा में दिखाया गया है। इसके आधार पर ही नेपाल ने लिपुलेख और जितने 3 ये सभी इनका दावा किया है कि ये नेपाल में ही आते हैं। बता दूं दोस्तों लगभग 54 स्थानों पर भारत और नेपाल के बीच अभी भी सीमा विवाद चल रहा है, जिसमें कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, सुस्ता, मैची क्षेत्र, टनकपुर, संदकपुर, पशुपतिनगर, हिलथौली नामक स्थान प्रमुख है। हालांकि दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर अभी संकट की स्थिति नहीं है, पर स्थिति स्पष्ट भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने हाल ही में अफगान के शक्ति साझाकरण समझौते का स्वागत किया है।
अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अशरफ गनी। भारत ने अशरफ गनी और इनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला अब्दुल्ला के बीच अफगानिस्तान द्वारा घोषित शक्ति साझाकरण समझौते का स्वागत किया है। इस समझौते ने पिछले साल विवादित राष्ट्रपति चुनाव के उत्पन्न राजनीतिक कलह की वजह से ये साझाकरण हुआ है। इसके अनुसार अशरफ गनी राष्ट्रपति पद पे रहेंगे, पर अब्दुल्ला अब्दुल्ला और राष्ट्रपति गनी दोनों कैबिनेट में समान संख्या में मंत्रियों का चुनाव करेंगे। ये दोनों मंत्रियों का चुनाव करेंगे। बता दूं, देश की राष्ट्रीय सुलह उच्च परिषद का नेतृत्व करने के लिए अब्दुल्ला को भी बुलाया जाएगा। जितने भी मंत्री हैं उन सभी का चुनाव अब्दुल्ला अब्दुल्ला भी करेगा, साथ ही साथ अशरफ गनी भी करेंगे। गनी और अब्दुल्ला के बीच सितंबर 2019 में राष्ट्रपति चुनाव में विवाद हुआ था, जिसके 2 महीने बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बता दूं, चुनाव आयोग ने गनी को राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया था, लेकिन अब्दुल्ला अब्दुल्ला और चुनाव शिकायत आयोग ने चुनाव में व्यापक अनियमितता का आरोप लगाया था, जिसके चलते दोनों ने खुद को राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया, जिसके चलते इस कलह के चलते अब शक्ति साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेना की एकमात्र घुड़सवार इकाई 61 कैवेलरी में घोड़ों को टैंकों से बदला जाएगा। यह इकाई कहाँ बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जयपुर। ऑप्शन बी, जयपुर। 1953 में जयपुर में कैवेलरी की स्थापना की गई थी, जिसमें भारत की तत्कालीन रियासतों के घुड़सवार रेजिमेंट और घुड़सवार तत्वों को एक साथ रखा गया था। सेना अपने इस प्रसिद्ध कैवेलरी में टैंक के साथ नियमित बखरबंद रेजिमेंट बदलने की योजना बना रही है, ताकि इससे युद्ध बल के रूप में भी उपयोग किया जा सके। 61 कैवेलरी ज्यादातर पोलो का जो गेम होता है उस गतिविधियों में ज्यादा यूज हो रही थी। बता दूं दोस्तों, ये जो प्रसिद्ध 61 कैवेलरी है, इसको सेना की लड़ाकू बढ़त को तेज करने के लिए, साथ ही साथ अपने राजस्व व्यय को कम करने के लिए एक रिपोर्ट के अनुसार इसे रेजिमेंट में परिवर्तित किया जा रहा है। ये जो रेजिमेंट है ये खेल इतिहास में बहुत ज्यादा समृद्ध है। इस रेजिमेंट ने एक पद्मश्री, साथ ही साथ 10 अर्जुन अवार्ड जो कि खेल के लिए दिए जाते हैं, 11 एशियाई खेल पदक और पोलो विश्व कप, ये सब इस कैवेलरी ने जीते हैं। बता दूं, ये जो कैवेलरी है ये 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में भी भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मराठी भाषा से जुड़े प्रसिद्ध नाटककार, साहित्यकार व निर्देशक रत्नाकर मातकरी का किस बीमारी के चलते निधन हो गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कोविड-19 के चलते रत्नाकर मतकरी है, ये मातकरी नहीं है, रत्नाकर मतकरी का निधन हो गया है। इनका जन्म 17 नवंबर 1938 में हुआ था और 17 मई 2020 को इनका कोविड-19 के चलते निधन हो गया है। ये मराठी भाषा से जुड़े बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार, साहित्यकार व निर्देशक थे। इन्होंने बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए साहित्य लिखे। इनका योगदान नाटक, लघु कथाएं यानी छोटी छोटी स्टोरीज, उपन्यास से मराठी साहित्य काफी ज्यादा लाभान्वित हुआ था। मतकरी ने प्रेम कहानी, अतबुच्चे राजयात, लोक कथा, विनाशकादून, विनाशकादे नाटकों में भी काम किया है। दोस्तों 2013 में एक फिल्म आई थी इन्वेस्टमेंट,
उस फिल्म का लेखन और निर्देशन भी रत्नाकर मतकरी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिलिंग यानी कि नारेडो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजेश गोयल, जो कि पहले गोयल हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के चेयरमैन व प्रबंधक थे। वे आवासीय व शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रमों की अगुवाई भी कर चुके हैं। नवंबर 2019 में हिंदुस्तान, लिख देती हूं मैं, हिंदुस्तान प्री फैब के चेयरमैन साथ ही साथ एमडी यानी कि प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इन्हें 37 साल का अनुभव है, 37 साल का इन्हें एक्सपीरियंस है। बता दूं दोस्तों, नारेडो का गठन 1998 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके जो चेयरमैन हैं वो है राजीव तलवार, ये नारेडो के चेयरमैन हैं, और निरंजन हीरानंदानी इसके प्रेसिडेंट हैं नारेडो के। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA को कितनी सहायता राशि प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, $2 मिलियन। हाल ही में भारत ने फिलिस्तीन के शरणार्थियों के कल्याण की मदद करने के लिए फिलिस्तीन के जो शरणार्थी हैं इनके कल्याण और मदद करने के लिए UNRWA यानी कि संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की है। इसका उपयोग शरणार्थियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सहित मुख्य कार्यक्रम में किया जाना है। दोस्तों 2019 में भारत ने UNRWA में अपना योगदान दिया था, जिसमें 2016 में $1.25 मिलियन से बढ़ाकर 2019 में इसे $5 मिलियन कर दिया गया था। 2020 में भारत ने $5 मिलियन का अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की, जिसके चलते भारत को UNRWA के सलाहकार आयोग में सदस्य बना दिया गया। बता दूं, फिलिस्तीन के लगभग 3.1 मिलियन से भी अधिक शरणार्थी हैं जो पूरी तरह से UNRWA के द्वारा जो प्रदान की जाने वाली राशि है उसी सेवा पर वो निर्भर करते हैं। हर साल लगभग 5,26,000 छात्रों को शिक्षित किया जाता है UNRWA के द्वारा। ये शरणार्थी फिलिस्तीनी हैं जो 1948 के युद्ध के दौरान अपने घरों से भाग आए थे। भारत कोविड-19 से लड़ने में मदद करने के लिए फिलिस्तीनियों के लिए चिकित्सा आपूर्ति की भी तैयारी कर रहा है। साथ ही साथ भारत ने फिलिस्तीन के साथ 17 अलग समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत भारत को स्वास्थ्य, कृषि, युवा, सूचना प्रौद्योगिकी मामलों में, मीडिया, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में फिलिस्तीन की मदद भारत को करनी है। भारत को इन परियोजना के माध्यम से लगभग $72 मिलियन प्रदान करना है, जिसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए स्कूलों और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में भी भारत मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन में सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका में स्थित एक फर्म मॉडर्न द्वारा कोविड-19 वैक्सीन सकारात्मक प्रयोग दिखाए हैं। यह बहुत बड़ी सफलता माना जा रहा है क्योंकि ये पहला वैक्सीन है जिसने वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार की है। संयुक्त राज्य में वैक्सीन प्राप्त करने वाले लगभग 8 लोगों पे ये परीक्षण किया गया जिन्हें ये वैक्सीन दी गई, जिसके चलते LNP एक एनकैप्सुलेटेड mRNA
लिख देती हूँ, mRNA-1273 वैक्सीन लोगों को दी गई, जिससे वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए मैसेंजर आरएनए को इंजेक्ट किया जाता है। जिन लोगों को ये खुराक दी गई थी, 8 लोगों को, इनमें एंटीबॉडी का उत्पादन हुआ, जिसके चलते वायरस का प्रजनन भी रुक गया। विकसित एंटीबॉडी का स्तर उन रोगियों के समान था जो वायरस से बरामद हुए थे। इस वैक्सीन से कुछ दुष्प्रभाव भी हुए हैं, जैसे कि वैक्सीन कम और मध्यम खुराक ने जिस जगह पर उन्हें इंजेक्ट करा गया था वहां पे लालिमा या फिर सूजन आ गई थोड़ी सी, पर ये सूजन कुछ समय बाद दूर हो गई। हालांकि जिन रोगियों में ये वैक्सीन ज्यादा मात्रा में इंजेक्ट किया गया था, उनमें बुखार और सिर दर्द की भी शिकायत पाई गई थी। हालांकि कुछ समय बाद वो भी दूर हो गए। लगभग 24 घंटे बाद ये सारे दुष्प्रभाव दूर हो गए। वैक्सीन को दिसंबर 2020 तक बाजारों में लाने की घोषणा की जा रही है कि 2020 दिसंबर तक ये वैक्सीन बाजारों तक उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग सूची में निम्न किन 2 शहरों को 5 स्टार रेटिंग नहीं मिली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जयपुर और बेंगलुरु। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 के लिए कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग जारी की है। लगभग 5 या 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग दी गई है, जिनमें शामिल है सूरत, राजकोट, इंदौर, नवी मुंबई, अंबिकापुर और मैसूरू। बता दूं, मंत्रालय ने लगभग 65 शहरों को 3 स्टार रेटिंग दी है, साथ ही साथ 70 शहरों को 1 स्टार रेटिंग भी दी है। इस रेटिंग सिस्टम को मंत्रालय द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। यह कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। साथ ही साथ ये रेटिंग प्रणाली शहरों को उच्च स्वच्छता प्रदान करने के लिए भी प्रेरित करता है। रेटिंग मुख्य रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित है। बता दूं दोस्तों, कोविड-19 के चलते ठोस कचरा प्रबंधन और स्वच्छता के महत्व को सबसे ज्यादा आगे लाया गया है। ठोस कचरा प्रबंधन को स्वच्छ भारत मिशन के तहत दूसरे चरण में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार ने देश की स्वच्छता का सर्वेक्षण शुरू करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण भी शुरू किया गया है। यह सर्वेक्षण शहरों को उनकी स्वच्छता के आधार पर अंकित करेगा, उनको रैंकिंग दी जाएगी। साथ ही साथ कुछ शहरों को रेटिंग प्रोटोकॉल भी लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि जो शहर सबसे ज्यादा स्वच्छ होगा उसे ज्यादा रेटिंग दी जाएगी और जो सबसे कम स्वच्छ होगा उसे सबसे कम रेटिंग दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नाबार्ड ने खरीफ और प्री मॉनसून संचालन के लिए कितने रुपए का फंड जारी किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 20,500 करोड़ रुपए का नाबार्ड ने खरीफ और प्री मॉनसून संचालन के लिए हाल ही में फंड जारी किया है। यह फंड में से लगभग 15,200 करोड़ रुपए सहकारी बैंकों के माध्यम से, साथ ही साथ 5,300 करोड़ रुपए आरआरबी यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास बैंक है, रूरल विकास बैंक है, जो ग्रामीण विकास बैंक है, इनके माध्यम से 5,300 करोड़ रुपए इनके माध्यम से दिया जाएगा और 15,200 करोड़ सहकारी बैंकों से दिया जाएगा। ये खरीफ और प्री मॉनसून संचालन में किसानों की मदद करने के लिए, साथ ही साथ तैयारी करने के लिए ये धनराशि जारी की गई है। बता दूं, भारतीय मौसम विभाग ने हाल ही में घोषणा की है कि जून 5 से मॉनसून शुरू हो जाएगा। इसलिए इस धनराशि को जारी करने के लिए किसान को आरआरबी और सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। बैंकों ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू की है। लॉकडाउन के दौरान किसान को लगभग 12 लाख नए क्रेडिट कार्ड भी प्रदान किए गए हैं।
दोस्तों ये जो योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को पर्याप्त ऋण सहायता प्रदान करना किया गया था। 2004 में गैर कृषि गतिविधियों के लिए ये बढ़ाया गया था। इस योजना को आरआरबी, वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक और सहकारी संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित किया गया है। यह भी ध्यान देना चाहिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर अभियान को जरिए नाबार्ड के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नाबार्ड आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत नाबार्ड को 30,000 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है, जिसमें से 20,500 करोड़ उन्होंने खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ पहुंच गई है। यह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2018 में आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के रूप में जाना जाता था। इस योजना के तहत परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख का बीमा कवर प्रदान करती है। यह योजना के तहत पात्र परिवार सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी कि SECC के आधार पर तय किए गए हैं। बता दूं, ये योजना हाल ही में इसने 1 करोड़ लाभार्थियों की संख्या पहुंचाई है, जिसके तहत पीएम मोदी ने एक लाभार्थी के साथ टेलीफोन पर बातचीत भी की है, जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है इंटरनेट पे। कोविड-19 के बाद आयुष्मान भारत ने बीमारी का परीक्षण और उपचार भी निशुल्क किया है। साथ ही साथ कोविड-19 का परीक्षण ICMR के द्वारा तैयार जो प्रोटोकॉल है उनके अनुसार किया जा रहा है। ICMR द्वारा अधिकृत परीक्षण सुविधाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ भी जोड़ा गया है। यह 2020 अप्रैल 2020 में इसे जोड़ा गया है आयुष्मान भारत योजना के तहत। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार अब आयुष्मान भारत के कुल सचिवों के लाभार्थियों को निशुल्क परीक्षण सुविधाएं भी प्रदान कर रही हैं। बता दूं दोस्तों, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO के अनुसार लगभग 82% जो परिवार हैं वो शहरी हैं। साथ ही साथ 86% ग्रामीण परिवार। इन सभी के पास कोई भी स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध नहीं है। लगभग 17% भारतीय अपने बजट का 10वां हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करते हैं। इसी के चलते भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत इस मिशन को शुरुआत किया था, आयुष्मान भारत, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों आज के क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप इस वीडियो से तैयारी करते रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है क्लियर विजन जयपुर, उसे ज्वाइन कीजिए, जहां पे आपको अन्य सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर की PDF भी अवेलेबल है। तो दोस्तों घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।